राजा बेटा, बात चल रही है हमारी गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है जी, और उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या होता है। मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। हमने लंग्स की एग्जांपल ली थी और हमने ये देखा था कि लंग्स के लेवल पर जो एयर आ रही है उस एयर का ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाएगा और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल करके एयर में शामिल हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा था कि ऑक्सीजन की एंट्री हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गैसेस एक्सचेंज। वो पार्ट जो कि गैसेस एक्सचेंज को कैरी आउट कर रहा होता है उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, आगे डिटेल से बात करेंगे उनकी। अच्छा जी, इन रेस्पिरेटरी सरफेस को पढ़ने से पहले हमने ये भी समझा था जो प्लांट है, प्लांट या फिर ह्यूमंस है या फिर एनिमल्स है, उनको ऑक्सीजन की नीड किस प्रोसेस के लिए होती है। एनिमल्स को ऑक्सीजन की नीड, ऑक्सीजन की ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होगा जी, इसके अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होंगे और क्या बनेगा हमारे पास जी, एटीपी और एटीपी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट इसको रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऑक्सीजन की नीड किस प्रोसेस के लिए होती है, तो वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिल पाती है अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक्चुअली ऑक्सीजन और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होते हैं, एटीपी बनता है जो कि एनर्जी है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एटीपी तो हम यूटिलाइज कर लेंगे अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, वाटर भी यूटिलाइज हो जाएगा किसी न किसी प्रोसेस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है जी, इस प्रोसेस को, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, प्लांट जो है ना, प्लांट प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है। प्लांट के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन तो होता ही है, ऑक्सीजन तो प्लांट को चाहिए, प्लांट को साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। किस पर्पस के लिए बता सकते, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, रिस्पिरेशन के लिए। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन तो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, वो तो हो गया रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज के लिए चाहिए प्लांट को, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है आप बता सकते हो मुझे, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, दूसरा कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसके साथ और कौन होगा, वाटर। किसकी मौजूदगी में ये कंबाइन होंगे, सनलाइट की मौजूदगी में, और हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्लूकोज, वेरी गुड, और ऑक्सीजन। तो प्लांट जो है ना, प्लांट प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है, ठीक है जी, और इस तरीके से प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम जर्नलाइज्ड कर देते हैं इस टर्म को कि मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। चाहे ऑक्सीजन की एंट्री हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो, चाहे ऑक्सीजन की एग्जिट हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गैसेस एक्सचेंज। ये हमने लास्ट टाइम समझ लिया था। और जिस जगह पर ये गैसेस एक्सचेंज हो रही होगी उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। फॉर द सेक ऑफ स्टडी हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर हम रेस्पिरेटरी सरफेस देखना चाह रहे थे। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कौन से होते हैं, एक सेल, और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर की टिपिकल एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, यीस्ट, इसके अलावा एलजी लिया था हमने। हमने देखा था ये एक सेल से मिलकर बने हुए थे ना, तो इनकी जो बॉडी का सरफेस था उसी के थ्रू ऑक्सीजन इन हो रहा था और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था। इस प्रोसेस जब कभी बॉडी के सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज हो रही हो तो सेल मेम्ब्रेन ही यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही है। इसके अलावा हमने फंजाई जो है उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी सरफेस देखने की कोशिश की थी। फंजाई मशरूम हमने बनाया था, ठीक है जी, और हमने देखा था ये जो मशरूम है, मैंने बताया था फंजाई यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है जी। चाहे फंजाई यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो,
ऑक्सीजन इसके हर सेल से जो है बॉडी के अंदर डिफ्यूज होता रहेगा। ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज होता रहेगा तो बॉडी से क्या रिमूव होता रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस फंजाई के अंदर भी कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं था रेस्पिरेशन के लिए। जर्नल बॉडी सरफेस जो है, जर्नल बॉडी सरफेस ही रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रहा था। तो फंजाई के अंदर भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर इसका बॉडी का जो सरफेस है वो ही गैसेस एक्सचेंज को कैरी आउट कर रहा होता है। अब तक मैंने आपको रिवीजन में गैसेस एक्सचेंज समझा दिया है, रेस्पिरेटरी सरफेस समझा दिया है। यूनिसेलुलर के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा? बॉडी सरफेस। और फंजाई के अंदर भी क्या होगा? बॉडी सरफेस, चाहे यूनिसेलुलर हो राजा बेटा, चाहे मल्टी सेलुलर हो। आज हम रेस्पिरेटरी सरफेस इन केस ऑफ प्लांट देखने वाले हैं। अच्छा, प्लांट में रेस्पिरेटरी सरफेस देखने से पहले ये टर्म मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्लांट को ऑक्सीजन की भी नीड होती है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है। एक बार आप मुझे बता दो, प्लांट को ऑक्सीजन की नीड किस चीज के लिए होगी? वेरी गुड, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड फोटोसिंथेसिस के लिए। एज सिंपल एज दैट। चलें जी। अच्छा, अब देखें, प्लांट जो है ना, प्लांट के होते हैं लीफ, और लीफ के ऊपर मौजूद माइक्रोस्कोपिक पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा दे यार। ठीक है जी। अच्छा, लीफ के नॉर्मली लीफ के अंडर सरफेस पर ये स्टोमाटा मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके लोअर एज वेल एज अपर सरफेस पर ये स्टोमाटा मौजूद होते हैं। देखें, इन स्टोमाटा के थ्रू क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इन हो जाएगा, ठीक है जी, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये जो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन हुई है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहेंगे इसे हम? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर स्टोमाटा ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाया है, तो स्टोमाटा किसकी तरह एक्ट करेगा यहाँ पर? रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह। तो प्लांट में एक तो रेस्पिरेटरी सरफेस ये स्टोमाटा होता है। ठीक है जी, आगे चल के हम दूसरे रेस्पिरेटरी सरफेस भी देखने वाले हैं। अच्छा, स्टोमाटा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें कि इस स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो सकता है। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजन ऐड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? गैसेस एक्सचेंज। और अगर ये गैसेस को एक्सचेंज करवा रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा इसकी बॉडी के अंदर? ये बात आ रही है समझ में आपको? दो बातें याद रखनी है, एक गैसेस एक्सचेंज, दूसरा रेस्पिरेटरी सरफेस। एक और टर्म आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनिशियली यहाँ पर ज्यादा है और लीफ के अंदर है कम। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड हायर से लोअर की तरफ मूव किया। जब कार्बन डाइऑक्साइड हायर से लोअर की तरफ मूव किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। वेरी गुड। तो प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। सेम गोस फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इनिशियली यहाँ पर थी कम और बाहर थी ज्यादा। ऑक्सीजन, ठीक है जी, इनिशियली अंदर थी ज्यादा और बाहर थी कम। ठीक है जी, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है लीफ के मुकाबले में। तो ऑक्सीजन हायर से लोअर की तरफ मूव किया, कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। इससे एक रिलेटेड टर्म होता है ऑस्मोसिस। ठीक है जी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस कौन बता रहा है मुझे जी? वेरी गुड। डिफ्यूजन में गैसेस मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है। आर यू गेटिंग मी बेटा? आगे बढ़े। अच्छा जी, एक तो हमने स्टोमाटा देख लिया, अब स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टोमाटा है ना, ये आपको इलाज करके यहाँ पे दिखाए गए हैं। स्टोमाटा के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है जी, ये जो दो सेल्स हैं इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। इन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। गार्ड सेल। गार्ड सेल की शेप आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनकी शेप किडनी जैसी होती है, किडनी या फिर बीन शेप्ड कह देते हैं इन्हें हम, किडनी और बीन शेप्ड। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी जो ये जो इनर वॉल होती है ना, ये वाली इनर वॉल थिक होती है और ये जो आउटर वॉल है ना, ये वाली आउटर वॉल ये थिन होती है। फिर से रिपीट करता हूं, इनकी जो इनर वॉल है ये वाली, ये थिक होती है और ये आउटर वॉल जो है ना वो थिन होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, स्टोमाटा के अंदर दो कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल, जिनकी शेप कौन सी है? इनकी इनर वॉल कैसी होगी? आउटर
अच्छा, इनकी क्लोरोप्लास्ट, ये जो स्टोमाटा है ना, इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी? फोटोसिंथेसिस करने के लिए और कलर देने के लिए। कौन से टाइप का कलर? ग्रीन। किस चीज की वजह से? वेरी गुड। इसके अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल, जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्लोरोफिल। अच्छा जी, अगर क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहें, ये क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से मौजूद था, इसका ये पार्ट हमने हटा दिया, तो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसका अंदर वाला। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये व्हाइट व्हाइट आपको स्पेस दिख रहा है, इस रेड के अंदर जो व्हाइट व्हाइट स्पेस है, पता है इसे क्या कहते हैं हम? इस व्हाइट स्पेस को स्टोमा कहा जाता है। प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स, बचपन की क्लास है, याद है? हमने पढ़ा था। ठीक है, चलेगी। अच्छा जी, ये वाले आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, पता है एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, ठीक है जी। और इन सबको मिलाकर, इन सबको मिला के पता है क्या कहा जाता है? ग्रेनम। वेरी गुड, ग्रेनम। और एक पूरे क्लोरोप्लास्ट के सारे ग्रेनम को मिला के क्या कहा जाएगा? ग्रेना। वेरी गुड, चलिए ग्रेना लिख देते हैं यहाँ पर। ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये जो थैलाकॉइड है ना, थैलाकॉइड, अगर एक थैलाकॉइड में आपके सामने इसे बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से होगा थैलाकॉइड। ये बात आ रही है समझ में? ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, थैलाकॉइड। यहाँ तक आ रही है बातें समझ में? अब तक मैंने बता दिया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसे स्ट्रोमा, और इसके अंदर जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? थैलाकॉइड। सबको मिलाकर ग्रेनम। और सारे एक एक क्लोरोप्लास्ट के जितने भी ग्रेनम है सबको मिला के क्या कहेंगे? ग्रेना। एक थैलाकॉइड को जब हम देखेंगे ना, तो इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेडेड है। इसकी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि क्लोरोफिल क्या कैरी आउट करेंगे। ये क्या कैरी आउट करेंगे? कौन सा प्रोसेस करके दिखाएंगे? फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होगी राजा बेटा, तो जब फोटोसिंथेसिस होगी यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा। चलें, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज एक्ट करेगा सोल्यूट की तरह। सोल्यूट की तरह कंटिन्यूसली ग्लूकोज बन रहा होगा राजा बेटा। कंटिन्यूसली ग्लूकोज बन रहा होगा तो कंटिन्यूसली सोल्यूट इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है जी। जब सोल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी ना, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में या नहीं? सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? वाटर। जब वाटर की मिकदार में कमी आएगी ना, तो वाटर को ये चीज बर्दाश्त नहीं है, और वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। और जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा ना, तो फाइनली ये स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाएंगे, और जब ये ओपन होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। तो हमने क्या समझा? मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किस तरीके से होती है वो समझाया है। स्टोमाटा का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर दो गार्ड सेल की स्पेशलिटी ये है कि इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। उसका रीजन क्या है वो अभी हम बाद में देखेंगे कि इनर वॉल थिक क्यों है, आउटर थिन, उसका फायदा क्या है। आज नहीं, आज बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम। इसका ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा। फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट क्या हो जाएगी? जिसकी वजह से क्या अंदर आएगा? वाटर अंदर आएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएंगे? ओपन। और ये जब ओपन हो जाएंगे तो ये किसको अलाउ करेंगे? एक्सचेंज। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किसकी वजह से रेगुलेट हुई राजा बेटा? ओपनिंग 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 एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किसकी वजह से, किस सब्सटेंस की वजह से रेगुलेट हुई जी? स्टोमाटा जो है वो ओपन किसकी वजह से हुए? वाटर की वजह से। वाटर किसकी वजह से अंदर आया? हाँ, किसकी वजह से वाटर कम हुआ? ग्लूकोज। तो बेसिकली वाटर, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है, इसको रेगुलेट किया है ग्लूकोज ने। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पर। समटाइम क्या होता है कि पोटेशियम आयन का सिंबल क्या है? के प्लस। इसे के सिंबल क्यों कहते हैं पता है आपको? वर्ड तो पोटेशियम है, के सिंबल क्यों है इसके लिए? क्योंकि जो एक्चुअल एलिमेंट जो है ना, जिससे ये ड्राइव हुआ है, उसका नाम है कैलियम। कैलियम, दैट्स व्हाई हम पोटेशियम के लिए के सिंबल यूज करते हैं। वेल, कैलियम जो है, पोटेशियम जो है
पोटेशियम भी बाहर से इन गार्ड सेल के अंदर माइग्रेट करता है। राजा बेटा ये पोटेशियम भी यहाँ पे सोल्यूट की तरह काम करेगा। जब पोटेशियम अंदर आएगा तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, यानी इनके अंदर आएगा बाहर जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई। पोटेशियम जो है बाहर से अंदर आएगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरीके से ग्लूकोज ने सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की थी ना, पोटेशियम भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई तो वाटर अंदर मूव करेगा, और जब वाटर अंदर मूव करेगा तो ये फाइनली क्या हो जाएंगे, ओपन। तो एक और तरीका भी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का ये है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, ये बातें आ रही हैं समझ में। इनका ओपन एंड क्लोज होना बड़ा लाजमी है। एक बार ये ओपन और क्लोज हो गए ना तो ये अलाउ कर रहे होंगे इन गैसेस को पाथ कि वो एक्सचेंज हो रही हो इनके थ्रू। ये बात आ रही है समझ में। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस कौन है, स्टोमाटा। दिमाग में रखिएगा स्टोमाटा हर प्लांट के अंदर मौजूद होता है। अब प्लांट के अंदर जो बड़े प्लांट होते हैं ना, बड़े प्लांट, उनकी स्टेम को हम क्या कहते हैं, ट्रंक। उनकी स्टेम को क्या कहा जाता है, ट्रंक। अब हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं ये वाला लेंटिकल्स का। आपको स्टोमाटा में कोई सवाल है? देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि स्टो वर्ड का मतलब ये होता है कि माउथ, और माँ का मतलब ओपनिंग, यानी माउथ लाइक ओपनिंग। ये वर्ड कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये भी आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख लीजिएगा। अदरवाइज आपको याद नहीं रखना है कि इसके गार्ड सेल्स होते हैं, इनर वॉल जो है थिक, आउटर जो है थिन। उसका रीजन कल बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट जो है उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करेगा, ग्लूकोज और कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। अच्छा जी, दूसरा हम लेंटिकल समझना चाह रहे हैं। जो बड़े प्लांट होते हैं ना, बड़े प्लांट, उनकी स्टेम को क्या कहा जाता है, ट्रंक। ट्रंक जो है ना, ये आपको ट्रंक का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ट्रंक के अंदर ये बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े पोर बन जाते हैं ऐसे। इन पोर्स को पता है हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को लेंटिकल्स कहा जाता है। एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि इन लेंटिकल्स के थ्रू भी एंट्री ऑफ ऑक्सीजन होती है और एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और अगर ये प्लांट है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड हो सकता है, ठीक है जी, और ऑक्सीजन रिमूव हो सकता है। तो ये लेंटिकल्स किसकी तरह एक्ट करेंगे जी, रिस्पिरेटरी सरफेस की तरह। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखिएगा, ये लेंटिकल्स उन्हीं प्लांट में मौजूद होंगे जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है। अब सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखो, वो प्लांट जिनकी स्टेम बहुत मोटी है, जिनकी स्टेम बहुत मोटी है ना, उनके अंदर ही लेंटिकल्स एग्जिस्ट करते होंगे। जो छोटे प्लांट जैसे कि क्रॉप होती है हमारी, वीट की क्रॉप है, राइस की क्रॉप है, तो उनमें लेंटिकल्स नहीं होंगे। जो जॉइंट प्लांट हैं, बड़े प्लांट हैं, बड़ी स्टेम, मोटी स्टेम, उनके अंदर लेंटिकल्स एग्जिस्ट करते होंगे। तो स्टोमाटा तो प्राइमरी है, स्टोमाटा तो हर किसी के अंदर, जिसके अंदर लीफ है उसके अंदर स्टोमाटा होगा। ये बात दिमाग में रखनी है आपको। इस वजह से सबसे पहले हमने पढ़ाई स्टोमाटा को है। लेंटिकल्स ऑप्शनल है, अगर बड़ा प्लांट है तो लेंटिकल्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जी हाँ, जी हाँ, आ रही है बात समझ में। आगे मूव करें, ये बात आ रही है समझ में। लास्ट वाला बता दो, रेस्पिरेटरी सरफेस एक और। तो अब तक प्लांट के अंदर दो तरह के रेस्पिरेटरी सरफेस हमने पढ़े हैं, एक कौन सा है ये, और दूसरा ये। अच्छा ये देखें, ये एक प्यारा सा प्लांट है आपके सामने, और ये नीचे क्या है, हैप्पी रूट। इसको पढ़ाई की टेंशन नहीं है। और रूट से ये वाले स्ट्रक्चर जो है ना, उसको हम यहाँ समझते हैं। ये आपके सामने रूट है, और ये वाली एक्सटेंशन आपको दिख रही है, ये वाली, इन्हें रूट हेयर कहा जाता है। अच्छा राजा बेटा, एक बात आपको बता दूं, गुड स्टूडेंट्स शुड नो, गुड गर्ल्स शुड नो, कि ये रूट हेयर्स जो है ना, इनके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, रूट कैप। और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं, वेरी गुड, उनके अंदर ये रूट कैप एब्सेंट होता है, उनके अंदर रूट कैप नहीं होता। क्यों, कल देखेंगे। ये बात आ रही है समझ में, आगे बढ़े। अच्छा जी, ये रूट हेयर्स जो है ना, इनके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा हुई तो ऑक्सीजन जो है इनसाइड मूव करेगा, आई एम सॉरी बेटा। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड मूव करेगा, ठीक है जी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है तो वो भी अंदर आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा।
इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यहाँ पर रूट हेयर ने कौन सा काम किया है? रेस्पिरेटरी। एक टर्म यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। अब हमको अब तक गैसेस एक्सचेंज समझ में आ गया है और रेस्पिरेटरी सरफेस, एक रिकैप ले लेते हैं जरूर। गैसेस एक्सचेंज, प्लांट हैव नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। अच्छा जी, डिफरेंट प्लांट डू हैव फॉलोइंग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। प्लांट के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं? स्टोमाटा प्राइमरी हर किसी में होंगे जिनमें लीफ है, लेंटिकल्स और रूट हेयर। लेंटिकल्स किन के अंदर होंगे? और रूट हेयर्स भी मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ से एंट्री किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगा रूट्स के अंदर, रूट्स के बाद ये एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए कॉर्टेक्स। अब यहाँ से ऑक्सीजन कहीं भी जा सकता है नेबरिंग सेल्स के पास, इससे यहाँ से जाएगा, फिर इस एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर फर्दर आगे मूव करेगा। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करवाने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। हाँ, ऑर्गन जरूर मौजूद है। स्टोमाटा एक ऑर्गन है, लेंटिकल्स एक ऑर्गन की तरह काम करेगा और रूट हेयर्स ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की जब हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर नोज, हमारा फेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इसके अलावा लंग्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो एनिमल्स के अंदर ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या मौजूद है? ऑर्गन। वही किसका काम करेंगे? रेस्पिरेटरी सरफेस का। ये बात आ रही है समझ में? तो ये एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन, जबकि एमसीक्यूज ही सही नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बात आ रही है समझ में? एक बार गैसेस जो इन हो गई, चाहे फिर वो स्टोमाटा के थ्रू हुई हो, चाहे फिर वो लेंटिकल्स के थ्रू ही हो, चाहे फिर वो रूट हेयर्स के थ्रू हुई हो, फिर उनको अपना रास्ता खुद ही बनाना है, ठीक है राजा बेटा। कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो, पूछ सकते हो जरूर। आज हमने पढ़ाई क्या? दो टर्म समझे हमने, गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी सरफेस। गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या था? एक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, फिर वाइंड अप करते हैं। रिमूव होना, और प्लांट है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का रिमूव होना भी यही कहलाएगा गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। प्लांट के पास कितने टाइप के रेस्पिरेटरी सरफेस है? कौन कौन से? जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, बड़े प्लांट, ठीक है जी। और सबके सबके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी सरफेस होगा? ठीक है जी, इनके अंदर लीफ है। और तीसरे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन से थे? रूट हेयर्स। क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद प्लांट के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जरूर है, ठीक है राजा बेटा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर। रूट के बेटा देखें, ये रूट हेयर्स है ना, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए वाटर और इनके दरमियान होती है फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये रूट कैप मौजूद होती है। अगर ये प्लांट टेरेस्ट्रियल है, अगर ये प्लांट टेरेस्ट्रियल है यानी खुश्की पे रहता है, तो खुश्की पे इसको जमीन जो मिलेगी उसमें और रूट हेयर्स में काफी ज्यादा फ्रिक्शन होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए रूट कैप है। जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें इतना ज्यादा खतरा नहीं होता रूट हेयर्स को, डेट्स में उनकी रूट कैप जो है वो एब्सेंट हो जाती है। वो पानी में रहते, पानी में इतने खतरे नहीं है जितने खुश्की पे है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है बेटा। अब आप